नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़कर शहीद जवानों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। दरअसल पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। विधानसभा से संबंधित कुछ हमारे सदस्य अथवा सदस्यों के परिवारजन एवं समाज की कुछ महान हस्तियां हमें छोड़कर चले गए हैं, तो मैं इस संदर्भ में कुछ शोक प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूं। शोक प्रस्ताव 1। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छतर सिंह चौहान के 11 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 दिसंबर 1934 को हुआ था। वे वर्ष 1991 तथा 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 22 मई 1996 से 27 जुलाई 1999 तक उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उनका समस्त जीवन समाज के वंचित एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित था। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश के 13 दिसंबर 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1939 को हुआ था। वे वर्ष 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1991-93 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे वर्ष 2007 व 2008 में 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के साले श्री रंजन मित्तल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी के भतीजे राव अर्जुन सिंह, सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी की माता श्रीमती शकुंतला रानी, विधायक श्री मोहम्मद खान जी के पिता श्री मोहम्मद हनीफ, विधायक श्री रामकुमार गौतम जी के साले श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा, विधायक श्री नीरज शर्मा की मामी श्रीमती विजय लक्ष्मी, विधायक श्री कुलदीप वत्स के बनोई श्री गंगा सहाय तथा पूर्व विधायक श्री टेकराम की पत्नी श्रीमती रिसाल कौर के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सदन में अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की एकता,
और अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 18 वीर सैनिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं शीतकालीन सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर सवाल जवाब हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के हर एक सवाल का संयम से जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि रेवाड़ी में जल्द ही केंद्र सरकार की पहल पर एम्स स्थापित किया जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि कोई विषय के परिवर्तन में अगर कोई किसी मान्य सदस्य के मन में कोई विचार है कि ऐसा करना चाहिए, तो विषय अगर ये ड्राफ्ट बना करके हमको देंगे तो हम विचार करेंगे। इस समय तक हमें इसमें कहीं कोई ऐसा विषय नहीं आया है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई हो। वो चाहे एजी, कभी अगर एजी ऑफिस ने भी कोई विषय ऐसा ध्यान में कराया हो कि किसी गजटेड ऑफिसर में इसने गड़बड़ कर ली है और उनको अधिकार दिया है, या फिर किसी के ऊपर उसका अधिकार है किसी के ऊपर नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था परिवर्तन के विषय में हमेशा हम स्वागत करेंगे। कोई अगर ड्राफ्ट देंगे तो विचार करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है और टेंडर प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2015 में रेवाड़ी क्षेत्र के लोग की मांग पर ये घोषणा की गई थी कि यहाँ पर एम्स बनना चाहिए। इस विषय को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर इस विषय को आगे बढ़ाया और साल 2022 में केंद्र सरकार ने हमारे इस अनुरोध को मान लिया। और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन हमने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, हमने कहा, कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंतोगत भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी, मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंतोगत हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया, तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है। तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की चारदीवारी भी हो गई है और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर के आएगा तो जल्दी हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधायक की ओर से नगर निगम फरीदाबाद में निधि के अभाव में विकास कार्य न होने की जानकारी दी गई। इस पर ये अवगत कराना आवश्यक है कि 30 नवंबर 2023 तक नगर निगम फरीदाबाद के पास लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। अगर निधि की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी। 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं और कारपोरेशन पहले जो आते बनी हुई हैं हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष भर से सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा के कि जिस हद की इनकी
मांगे हैं उस पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट उन्होंने लिखा है उनको कि किस मद में कितना पैसा 606 करोड़ में है, अगर आपके पास आप तो लगाइए, अन्यथा अगर ये सिस्टम चालू रहेगा तो स्टेट का ही बजट बिगड़ेगा हमारा। तो इसलिए इस विषय पर जानकारी लेने के बाद अगर उन मदों में पैसा नहीं है 606 करोड़ में तो निश्चित दिया जाएगा। अगर 606 करोड़ में उन मदों में जिस मद में इनकी आवश्यकता है वहां पैसा है तो पहले उनको अपना खर्च करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस से मुख्यमंत्री के पास भी आएगी, तो जहां कहीं कोई आपत्ति होगी वहां लगेगी। और ये आपत्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट की है कि 606 करोड़ रुपया पहला इसका हिसाब बताएं क्यों नहीं लगा रहे हैं, वरना हर एक लोकल बॉडी को एक स्वभाव बन गया पैसे खत्म है जी, पैसे नहीं है। 606 करोड़ रुपया हमने पिछले साल में लोकल बॉडीज का हिसाब मंगवाया, 5,500 करोड़ रुपया सभी लोकल बॉडीज के पास बैंकों में एफडी बने हुए पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 1976 से पहले गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के वेतन अलाउंस के बिल निकालने का अलग नियम था। इसके अनुरूप राजपत्रित अधिकारी स्वयं के बिल और सैलरी बिल स्वयं साइन करके और गैर राजपत्रित अधिकारी डीडीओ के जरिए बिल निकलवा सकते थे। लेकिन 1976 में उस समय की सरकार ने 12 जुलाई 1976 को ये व्यवस्था बंद करके सभी बिल और सैलरी के लिए डीडीओ पावर के लिए एक अधिकारी को ऑथराइज कर दी। ऐसे समय का ये विषय और प्रश्न का जो संदर्भ है इसकी तारीख है 12 जुलाई 1976, यानी आज से 47 साल पहले की किसी बात को इस सदन में पूछा जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी तो छोड़े बल्कि 47 साल में कितनी ही सरकारें आई और उसमें अगर मैं 45 साल का हिसाब लगाऊं तो कांग्रेस की अपनी 21.5 साल सरकार रही है, आईएनएलडी की 11.5 साल रही है और एचवीपी की भी 3.5 साल सरकार रही है और 9 साल से अब हम सरकार में हैं। तो जो विषय 35 साल में ध्यान नहीं आया, आज हमारे माननीय सदस्य ने उस विषय को ध्यान कराया, इसलिए इनकी मैं सराहना भी करता हूं। विषय ऐसा है कि 1 सितंबर 1976 से पहले एक व्यवस्था थी कि जितने गजेटेड सर्वेंट थे वो इंडिविजुअल जो अपने बिलों के रेट के हिसाब से या अकाउंटेंट जनरल द्वारा तय किए जो रेट थे उसके हिसाब से अपनी सैलरी, अपना पैसा ट्रेजरी से खुद निकाल सकते थे और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर होते थे वो डीडीओ की पावर का इस्तेमाल होता था। लेकिन 1 जुलाई सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकला, उस समय मुख्यमंत्री होते थे श्री बीडी गुप्ता जी। उस समय ये निकला कि नहीं, इस पावर को हम गजेटेड ऑफिसर की पावर को वापस लेते हैं और सारा जो उनके बिल्स हैं या उनके अलाउंसेज हैं, उनकी यानी सैलरी है, वो सब डीडीओ को एक पावर दी जाती है, सारे एक पैटर्न पर ही निकाले जाएंगे। अब उसके पीछे उस समय क्या संदर्भ रहा होगा, एक व्यवस्था परिवर्तन का ये विषय है। अब इस बारे में तो या तो वो कोई विधायक जो 1976 की असेंबली में उस समय हाजिर और आज भी हाजिर हो, ऐसे मुझे लगता नहीं कोई है कि नहीं है, या तो वो लोग बताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया होगा, जरूर कोई ना कोई उस समय या तो कमी देखी गई होगी या सरकार ने वो पावर अपने हाथ में ली बजाय अकाउंटेंट जनरल को एक पावर दिए रखने के लिए। तो ये व्यवस्था परिवर्तन किया गया है और आज इस संदर्भ में कोई असेंबली में या कोई सरकार के नाते कोई विचार हमारे पास सामने नहीं आया है। हाँ, कोई व्यवस्था परिवर्तन का विषय होता है और उसमें कहीं कोई नया विचार किसी विधायक के सामने आता है, अगर वो उसका कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट बना करके उसमें चेंज करने के लिए सदन के सामने रखेंगे या सरकार के सामने रखेंगे तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे। अंतोगत्वा हित में, लोक हित में, सदस्यों के हित में, सरकार के हित में अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करने की बात आएगी जरूर करेंगे। अभी इस विषय पर हमारा कोई विचार भी नहीं है और कोई हमने इस पर सोचा भी नहीं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य गीत को लेकर एक सरकारी प्रस्ताव को सदन में पेश किया। इस दौरान सदन में 3 गीतों को सदन में सुनाया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को परिलक्षित करने वाला अपना राज्य गीत जल्द ही प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव को सदन में पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यद्यपि हरियाणा राज्य
1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावनधरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर इन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। हमारे पास 3 विकल्प हैं जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में माननीय सदन का समर्थन चाहता हूं। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मैं इन 3 विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय चाहता हूं कि इन 3 विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए। मैं चाहूंगा कि आज इन गीतों को सुना दिया जाए। मात्र सुनाने के बाद 2 दिन हमारे पास ड्राफ्ट भी है उसका, गीतों का, और ये सुन भी लेंगे, क्योंकि उसके लय के भी हिसाब से कई बार चयन का फर्क पड़ता है। तो उसका सोमवार को या मंगलवार को सबका कंसेंसस बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो गीत को केवल सुनाने के लिए आज तो सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस दिन राय ले लेंगे मंगलवार को, जिसकी कंसेंसस बनेगा उसको लागू कर देंगे। 204 में से 3 अगर किसी ने निकाले हैं, वही मंथन करके ही निकाले हैं। किसी के मंथन को नकार दे और हमारा मंथन ही सब फाइनल होगा, ऐसा नहीं है। सबका विचार आएगा, उसके बाद जो करना करेंगे बाद में। मेरा निवेदन है, विचारों में भी दिक्कत आएगी, बाद में लिखित में हम ले लें, आप लोग ले लें, आप लिखित में से अपना देख लें, कंसेंसस बनता तो कराएंगे, नहीं कंसेंसस तो नहीं करेंगे। हाँ, आप विचार भी रखें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कोई गीत का नया प्रारूप ला के देना तो ला के दे देना, कोई नया गीत ला देना, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हो। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनके जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से 3 का चयन किया गया, जिन्हें सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा गया। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रारंभ में 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाएगा। मुझे आशा है कि राज्य गीत राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के सदस्य गीतों को पढ़कर और सुनकर 19 नवंबर 2023 को अपने विचार प्रस्तुत करें और अगर गीत का कोई नया प्रारूप भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 विधेयक पेश किए गए हैं। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं।
हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक 2023 को पेश किया गया है। ये पहला विधेयक है। आपको बता दें कि आज सदन में 3 विधेयक पेश किए गए हैं। दूसरा विधेयक है हरियाणा पिछड़े वर्ग सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरा विधेयक है हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। आज सदन में कुल 3 विधेयक पेश किए गए हैं शीतकालीन सत्र के दौरान। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में चलाई गई लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है सी, लड़कियों को आर्थिक मदद पहुंचाना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अमरीक सिंह। अमरीक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अमित कुमार, जो कि रोहतक के जिला प्रबंधक के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके जरिए जो हमारे हरियाणा के गरीब परिवार हैं, उन तक सरकार की सभी सुविधाएं एक अंतिम नागरिक तक घर बैठे पहुंचाना इसका एक लक्ष्य है। परिवार पहचान पत्र के अनुसार जो परिवार की सारी जानकारी है वो एक डाटाबेस में इकट्ठा करके जो उनके एलिजिबल नागरिक है उन तक सही सुविधा उनके घर बैठे मिले। जैसे कि इसके अंदर परिवार पहचान पत्र के अंदर बात करें, बीपीएल की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। हमारे पास पेंशन की सुविधा परिवार पहचान पत्र के साथ है। इसी तरह सरकार की विभिन्न योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके जरिए जितने भी हमारे प्रदेश के नागरिक हैं उनको सभी सुविधा अपने अंतिम नागरिक तक घर बैठे उसको मुहैया करवाई जाएगी। जिले के अंदर रोहतक जिले की बात करें तो यहाँ पर 2,88,000 के परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं, जिसमें से कि 96% का जो आय सत्यापन का काम है वो पूरा हो चुका है। आय सत्यापन परिवार पहचान पत्र की एक अहम कड़ी है, जिसके तहत इसके अंदर जो गरीब हमारे 1,80,000 से आय वाले जो कम आय के जो परिवार हैं उन तक सरकार की जितनी भी विभिन्न सुविधाएं हैं वो उन तक घर बैठे एक पोर्टल के माध्यम से पहुंच जाती हैं। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत किसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। ए छात्र, बी दिव्यांग, सी किसान, डी महिलाएं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।